में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पुतिन ट्रंप की मुलाकात। एक तरफ देश जश्न आजादी मना रहा था तो दूसरी तरफ सबकी निगाह ये भी टिकी हुई थी कि दुनिया की बड़ी जो दो ताकतें हैं उनके सुप्रीमो की मुलाकात है। और ये मुलाकात की तरफ सब देख रहे थे कि क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि इस मुलाकात पे कई मुल्कों के यूं कहूं कि हित भी उस पे निर्धारित थे कि किसका क्या पोजीशन बनेगी, किसकी क्या पोजीशन बनेगी, क्या ट्रंप का झुकाव होगा। हालांकि एजेंडा एक ही था कि क्या यूक्रेन रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है वो रुक पाएगा। कुछ ना कुछ सहमति बनी होगी या नहीं बनी, ये बाहर निकल करके नहीं आई, लेकिन अगली मीटिंग मॉस्को में होगी, ये भी तय हुआ। जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात जिस दिन हम चर्चा कर रहे हैं उसी दिन तय की गई। ट्रंप और पुतिन मीडिया के सामने आए, लेकिन अपनी बात कह करके चले गए, मीडिया के सवालों को टाल गए। लेकिन कोई नाराजगी भी नहीं जाहिर की और ना ही किसी ने बहुत ज्यादा ये कहूं कि उत्साह बताया। जैसे बड़बोलेपन में माहिर हैं ट्रंप साहब, बहुत जल्दी ट्वीट कर देते हैं, उन सब चीजों से भी वो बचते दिखाई दिए। तो इस मीटिंग का कुछ ना कुछ मजमून जरूर है, या किसी ने कहा है कि इसमें कहीं जल्दबाजी हमें किसी भी कमेंट्स में नहीं करनी चाहिए। खैर, लेकिन भारत के हित में अगर हम देखें तो क्या जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, उनसे ट्रंप की टेढ़ी निगाहें उसी पे टिकी हुई। उनका कहना है कि हम फाइनेंशियली उनसे तेल ले रहे हैं, वो पैसे से मजबूत हो रहे हैं और वो पैसा यूक्रेन युद्ध पे खर्च कर रहे हैं, जो वहां की एक जनसंहार हो रहा है उसमें हमारा भी एक वो मान के बताते हैं कि अगर आप उनसे लेंगे नहीं तो वो आइसोलेट हो जाएगा और उसकी कमर टूट जाएगी। खैर, ये सब चीजें अलग हैं। तो हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, पूर्व आईएफएस हैं, और करोड़ सिंह जी हमारे साथ में हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। यह मीटिंग थी, सबकी निगाहें पे टिकी थी, लेकिन रिजल्ट इसी तरह का अपेक्षित था कि हम कुछ ये मान के चल सकते हैं कि कुछ इसके बियॉन्ड भी कुछ और होना चाहिए था, या हुआ भी हो तो सामने नहीं आया। एक स्ट्रेटेजी तो नहीं है इसकी। देखिए योगेंद्र जी, नमस्कार आपको, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा मानना यह है कि देखिए, ये युद्ध 3.5 साल से ज्यादा चल रहा है। फरवरी 22 से ये युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का रुकना जरूरत है, ये पूरा संसार मानता है। ये कितने समय तक आगे चलता रहेगा इसका कोई इसको प्रोवोक करने में किसी का कोई फायदा नहीं होगा, ये यूरोपियंस भी मानते हैं। लेकिन ट्रंप को ये मैं तो उनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने पहली बार एक ये सीरियस मुद्दा अपने पास में लेके उस पर पूरी एफर्ट कर रहा है। ये अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को बुला के उनसे मुलाकात कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि इस तरह इस मामले को कैसे निपटाया जाए। पहले उसका कॉन्फिडेंस था कि मैं 24 आवर्स में इसको निपटा दूंगा, वो उसका कॉन्फिडेंस तो गिर गया। अब उसको पता लग गया कि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी जो वो कोशिश कर रहा है, अभी जो ये मीटिंग की है उन्होंने पुतिन के साथ, वो बेसिकली एक मेरे विचार में बहुत अच्छा स्टेप है। चाहे उसका रिजल्ट आए या नहीं आए, अब वो रिजल्ट तो धीरे धीरे आता है। आप एफर्ट करेंगे तो एक ही दिन में रिजल्ट नहीं आता, उसको 2-3 बार 4 बार 5 बार आगे परस्यू करते रहने से फिर कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। और दोनों की मुलाकात के बाद में मैंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन दोनों का सुना था। दोनों ने बड़े सद्भावनापूर्ण तरीके से एक दूसरे को एड्रेस किया और एक दूसरे की सराहना की। इससे मेरे को लगता है कि उन दोनों में गुडविल भी क्रिएट हुई है। और ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि देखिए, मेरे को पता है कि बहुत से हॉक्स हैं हमारे देश में और यूरोप में जो आपको पसंद नहीं करते। उसका कहने का मतलब ये था कि वो हॉक्स तो ऐसे ही करते रहेंगे, वो आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। और उसका ये भी मानना है कि इसमें हजारों लोग जो हर वीक मारे जा रहे हैं दोनों साइड से, उनको किसी तरह से बचाया जाए। तो मैं इसका बहुत समर्थक हूं और मैं तो चाहूंगा कि सभी राष्ट्रों को इसका समर्थन करना चाहिए। अब इसके मुद्दे जो हैं वो बड़े उलझे हुए हैं। मेरा मानना यह है कि इसका प्रोवोकेशन सारा यूक्रेन ने दिया, जब उन्होंने कहा कि हम नेटो के मेंबर बनेंगे और वहां पे
पुरानी जो सरकार थी उसको सो कॉल्ड कलर रिवॉल्यूशन से हटा दिया गया और एंटी रशियन सरकार वहां पे ले आए वो। और उसके बाद जो वहाँ की जो माइनॉरिटीज जो हैं उस इलाके में ईस्टर्न पार्ट में, उनके अगेंस्ट में लॉ पास कर दिया कि वो अपनी भाषा को काम में नहीं ले सकते, अपने कल्चर ट्रेडिशंस को काम में नहीं ले सकते। उससे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। तो इन चीजों को देखते हुए मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा प्रोवोकेशन रशिया के वालों ने दोनों तरफ से नेटो की मेंबरशिप और जो ईस्टर्न पार्ट में जो रशियन स्पीकिंग माइनॉरिटी उनके अगेंस्ट में स्टेप्स लेके, और इसकी वजह से, और फिर मिन्स्क का कोड जो बने उनको इन्होंने माना नहीं, तो इसकी वजह से रशिया को एक अच्छा मौका मिल गया इनको अटैक करने का। और अब ये बड़ा क्लियर सिचुएशन है कि पूरे यूरोप और नेटो की सहायता के बावजूद यूक्रेन रूस को रोक नहीं पा रहा है। रसिया जो है अभी भी करीब करीब 20% यूक्रेनियन टेरिटरी पे कंट्रोल किया हुआ है। वो पूरा ईस्टर्न एरिया है जिस जो रशियन पॉपुलेटेड है, तो उसको वो चाहेगा कि किसी तरह से या तो उसको ऑटोनॉमी मिले या वो रसिया का हिस्सा बने। पहले वहां पे एक वो भी हुआ था, प्लेबिसाइट भी हुआ था, और उसमें उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर की थी उस पूरे पार्ट ने। तो रशिया चाहेगा कि जो रशियन स्पीकिंग एरिया है उसको किसी तरह का ऑटोनॉमी जरूर मिले या वो फिर रशिया का हिस्सा बने। तो इन मैं सर चीजों एक को एक सुलझाने एक के मैं लिए जो है जी एक इंफॉर्मेशन भी, और सर एक आप इस पे मैं आपका रिएक्शन भी चाहूंगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी दरमियान ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होनी है। इस मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप ने एक बयान जारी किया है, उसमें कहा है कि हम यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार हैं। एक दूसरा, क्रीमिया को नहीं छोड़ देना चाहिए, नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए, और चाहे तो युद्ध को खत्म कर सकते हैं जेलेंस्की। तो क्या लगता है आपको कि ये कंडीशंस में जेलेंस्की, देखिए पहले भी कह चुका, जिसमें ट्रंप ने कहा कि आप अमेरिका की बेइज्जती कर रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक उन्होंने उन पे एक आरोप भी लगाया। हालांकि अमेरिकन ने भी कोई बहुत ज्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो आप टी शर्ट में आ गए, आप मेरे सम्मान में आपको सूट पहन के आना चाहिए था। तो उन्होंने कंडीशन रखी, जिस दिन युद्ध खत्म होगा उस दिन सूट भी पहन लेंगे। तो ये सब चीजें, क्योंकि 4 दिन पहले या 5 दिन पहले या पिछले वीक की बात होगी, जेलेंस्की साहब कह चुका है कि किसी भी कीमत पर रसिया को हम जमीन देकर के हमारी, और हम ये समझौता तो नहीं करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि पुतिन ने अपने पत्ते खोल दिए? उसके बाद में जेलेंस्की से चर्चा है, और बयान मीटिंग से पहले जो अपना एक उन्होंने संदेश दिया है ट्रंप ने, तो ये इस बैठक पे कुछ असर डाल सकता है, या जेलेंस्की को बुलाया तब गया होगा कि उनकी पहले से पॉजिटिव बातचीत हुई है? नहीं, देखिए मेरे को लगता है कि जेलेंस्की की अप्रोच बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है। वो रियलिटी को पहचान नहीं पा रहे हैं। उनके यहाँ न सैनिक बचे हैं न हथियार बचे हैं। उनको सैनिक और हथियार दोनों के लिए दूसरे देशों पे आश्रित होना पड़ रहा है। हाँ, और इसमें 3 चीजें हैं। देखिए, एक तो नेटो मेंबरशिप रशिया बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा, जो जो ईस्टर्न एरिया है उसकी स्वतंत्रता या उसकी ऑटोनॉमी बेसिक चीज होगी। और जो जो हिस्सा जो ब्लैक सी का जो हिस्सा है वो तो नेचुरली वहां पे तो रशिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल वापस नहीं देगा। तो ये 3 चीजें तो बिल्कुल ही नॉट नेगोशिएबल है रशिया के लिए, और इस चीज को यूक्रेन को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझेगा और अपने उसी पे एडमेंट रहेगा कि मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा और युद्ध करता रहूंगा, तो फिर मेरे को लगता है कि यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। अगले 2-3 साल में यूक्रेन की पूरी तबाही हो जाएगी। उनकी पॉपुलेशन करीब 62 मिलियन थी, वो घट के 42 मिलियन के करीब हो चुकी है, क्योंकि बहुत लोग माइग्रेट कर चुके हैं वहां से और बहुत लोग मारे जा चुके हैं। अब उनके पास यंग लोग नहीं है। उन्होंने डिक्री इश्यू की है कि जो 60 की उम्र के लोग हैं, 60 वर्ष की उम्र तक, वो सारे के सारे युद्ध में आए। कितने लोगों को आप फोर्स करके युद्ध में आओगे, किस तरह से करोगे? उसके अगेंस्ट में भी अब यूक्रेन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चालू हो गया। आपने देखे होंगे डेमोन्स्ट्रेशन, कीव में 2-3 बार जैसे डेमोन्स्ट्रेशन हो चुके हैं। तो अभी उसको रियलिटी रियलाइज कर लेनी चाहिए, और ये 3 चीजें अगर वो मान ले कि दो ईस्टर्न रीजन है उसको ऑटोनॉमी दे दी जाए और नेटो की मेंबरशिप नहीं मिले लेकिन उनको गारंटी मिल जाए सिक्योरिटी की अमेरिका से या यूरोप से, जैसे भी वो सिस्टम है, वो मेरे ख्याल से रशिया एग्री कर लेगा।
और जो ब्लैक सी का जो इलाका है जहाँ पे रशियन फ्लीट वेस्ट है, वो तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं उनको मिलेगा वापस। तो ये तीनों चीजें एक्सेप्ट करके ही इसमें आगे जी बढ़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ा जा सकता, ये मेरा मानना है। और ये बड़ा जी क्लियर हो जाएगा आज। जेलेंस्की भी वहां आ रहे हैं और यूरोपियन देशों के एनएसएज बिल्कुल। भी आ रहे हैं। शायद हो सकता है कि फ्रेंच और यूके के प्राइम मिनिस्टर्स भी वहां, प्रेसिडेंट भी वहां आ जाए, तो हाँ उनके सामने बड़ी क्लियर पोजीशन हो जाएगी। अगर ये नहीं मानेंगे इन तीनों चीजों को, तो फिर मेरे को लगता है कि यूक्रेन की बर्बादी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें जिस तरह से पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात पे टिकी हुई थी, उसी तरह से इस मीटिंग पे भी है, एनएसएस भी रहेंगे। उसके साथ महत्वपूर्ण है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर्स भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। मैं करोड़ी सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। सर, पहले की बैठक ट्रम्प पुतिन और उसके बाद की बैठक, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखूं, तो जो ट्रम्प की सख्त रुख है या फिर कहूं कि अभी डामाडोल स्थिति है, ये कुछ पोजीशंस अगर बनती हैं तो क्या कुछ लिबरल हो पाएंगे भारत के हितों पर? भारत के साथ जो उनके संबंध है उस पर क्या असर पड़ सकता है इसका? देखिए योगेंद्र जी, आप और हम बात करते हैं वो एक तात्कालिक परिस्थितियों की बात करते हैं जी कि इसमें इसमें क्या हो रहा है, उसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट प्रीडोमिनेंट होता है। इसको मैं बहुत ही लो लेवल की बात मानता हूँ, इंटेलेक्चुअल की दृष्टि से, बहुत थिंकर की दृष्टि से। लो लेवल के इस रूप में जो दिखता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये हो रहा है, पुतिन उनसे मिला, जेलेंस्की मिला, वो मिला, उन्होंने क्या बातें की। ये केवल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, और उसके आधार पे हम भारत अमेरिका संबंध जैसा सवाल आपने किया उसको नहीं समझ सकते। लेकिन इस तात्कालिक परिस्थितियों में हम क्या बात करेंगे? जब ट्रंप अमेरिका से वाशिंगटन से अलास्का जा रहे थे, तो फ्लाइट में उनसे पूछा कि आप कितने होपफुल हैं, उनका 25%। और जब वहां से बातचीत हुई तो उसके बाद कहा, फॉक्स न्यूज ने पूछा कि आप कितने रेटिंग क्या करते हैं, कितने मार्क्स देंगे, उनका 10/10। तो इसका मतलब कुछ बातचीत तो हुई है। और जो महत्वपूर्ण चीज है वो जिस तरीके से ट्रंप, अनयूजुअल था ट्रंप के लिए कि जिस तरीके से पुतिन के साथ उन्होंने डील किया, बहुत अच्छे दोस्त की तरह से। सामान्यतः ट्रंप ऐसे नहीं करते हैं, अभी तक जो भी व्हाइट हाउस में मिले हैं उनके इस तरह का वार्म वेलकम नहीं किया है। और फिर सबसे पहले पुतिन को बोलने का अवसर दिया। अदरवाइज ट्रंप खुद बोलते हैं, पहले दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को बाद में बोलने देते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में उन्होंने जो मेलेनिया ट्रंप है उसकी एक चिट्ठी भी पुतिन को दी। तो ऐसा लगता है जैसे दोनों के पुराने दोस्ताना रिश्ते, बहुत गहरे रिश्ते हों, इस तरीके से मिले। तो ऐसा लगता है कि कुछ निश्चित रूप से बातचीत तो हुई है, अच्छी अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन दोनों ने मीडिया के सामने सवालों के जवाब इसलिए नहीं दिए कि क्योंकि हम मीडिया वाले उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से कर लेते हैं करते हैं, और बिल्कुल ठीक बात है। उससे कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस के रूप में मैं इसको देखता हूँ दोनों ही तरफ से। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, पुतिन जब अलास्का गया उससे पहले चीन, अफ्रीका और इंडिया के लीडर से बातचीत की, और ट्रंप ने भी ये महसूस किया कि अगर मुझे कोई एग्रीमेंट करना है तो मुझे यूरोपियन कंट्रीज को, जेलेंस्की को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से फास्ट ट्रैक पे ट्रंप हैं, वो चाहते हैं कि इमीडिएट कोई न कोई एग्रीमेंट हो, शांति की स्थापना हो। और इसीलिए 15 के बाद में 18 ही हुआ है और सभी यूरोपियन लीडर्स को, मेन लीडर्स को बुला लिया उन्होंने वाशिंगटन। और हो सकता है इसी हफ्ते में वो मॉस्को भी विजिट कर ले या और कहीं पुतिन को बुला लें, लेकिन निश्चित रूप से ये बातचीत होगी। तो ये तो एक जो दिखता है उसकी बात मैं बता रहा हूँ, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रोड की बात है। दूसरा, सभ्यताई संघर्ष, अगर हम इतिहास को या सभ्यताओं के उत्थान और पतन को समझे तो बिल्कुल बहुत ही गहराई की बातें हैं कि इंडिया से कन्फ्रंटेशन क्यों है इतना। देखिए, ट्रंप जिसको रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रंप ने पिछले टर्म में भी अपने ये एक्सप्रेशन दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो क्रिश्चियन जियोनिस्ट व्हाइट सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है।
और जो बड़ा लीडर होता है वो अपने समय से बहुत आगे होता है, चीजों को समझता है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चर्चिल ने, कोल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था, चर्चिल ने 1945 में ही ये कह दिया कि वो एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन अनथिंकेबल। तो उसने एंटीसिपेट कर लिया था कि कोल्ड वॉर होना है और यूएसएसआर से अमेरिका का या जो दूसरे मित्र राष्ट्र हैं उनसे कन्फ्रंटेशन होना है, जबकि कोल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था उस समय। तो इसी तरह से ट्रंप ये अच्छी तरह से समझता है कि अगर भारत, चीन, रशिया एक तरफ हो गए तो अमेरिका का जो डोमिनेशन है अमेरिकन सिविलाइजेशन का या अमेरिकन इकोनॉमी का या अमेरिकन पॉलिटी का, वो संभव नहीं है। तो अब उसने ये सोचा कि रशिया को किसी न किसी रूप में डिस्कनेक्ट किया जाए चाइना और रशिया से, और उसमें एक हो सकता है कि व्हाइट जियोनिस्ट सिविलाइजेशन का रशिया पार्ट रहा है। तो कोल्ड वॉर के समय जो कोल्ड वॉर था वो व्हाइट जियोनिस्ट सिविलाइजेशन के अंदर ही था, बाहर था वो नेहरू जैसे लीडर्स ने एक थर्ड वे नॉन अलाइनमेंट के अफ्रीका एशिया की जो कॉलोनियां थी इंडिपेंडेंट हुई थी उनको इकट्ठा किया। तो उस समय ये स्थिति थी। तो आज वो जानते हैं कि अगर सिविलाइजेशनल कन्फ्रंटेशन होता है, वो अगर चाइना, इंडिया, रशिया एक तरफ होते हैं तो अमेरिका का डोमिनेशन निश्चित रूप से खत्म होगा। और वो क्योंकि कोल्ड वॉर में एक ही सभ्यता के बीच में था कोल्ड वॉर, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर्स हो सकता है। और उसमें इंडियन सिविलाइजेशन है, उसके रूट्स बहुत गहरे हैं, इसलिए वो चाइना से भी ज्यादा इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया को किसी न किसी तरीके से दबा के रखा जाए। तो हम इनको जो तात्कालिक स्थिति है इंडिया अमेरिका और ये जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, एक वेव ऑफ रिलेशनशिप, इसको हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे बिल्कुल गहराई से नहीं समझ सकते। ये सुपरफिशियल चीजें हैं योगेंद्र जी, हमें इनको सभ्यताओं के उत्थान और पतन वाला फ्रेमवर्क है उसमें समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो आज की स्थिति जो बन रही है उसमें ट्रंप ने कह दिया कि ये मेरा वार नहीं है, जेलेंस्की का वार है, और ट्रंप एक चीज के लिए बहुत डेस्परेट है, वो है नोबेल पीस प्राइज। और अभी जो बातचीत होगी यूरोपियन लीडर्स को कन्विंस करके, जेलेंस्की को कन्विंस करके पुतिन के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट महीने भर का, 2 महीने का, इस तरह का वो करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ प्रिजनर्स का एक्सचेंज हो, और फिर वो जाएंगे कुछ टेरिटरी है, पुतिन तो पूरी डिमांड करेगा लेकिन कुछ टेरिटरी इस रशिया को दे दी जाए, जेलेंस्की को एग्री किया जाए उसके लिए, और जेलेंस्की जिस तरह से दबाव में है वो एग्री हो जाएंगे। और एक अभी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है, रशिया ने भी ये कह दिया कि जो यूक्रेन को गारंटी की, सुरक्षा गारंटी की बात कर रहे हैं, वैसी रशिया को भी कोई सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए। और जो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नेटो के आर्टिकल 5 के थ्रू देना चाहते हैं, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है रशिया को, क्योंकि उसका मतलब तो वो मेंबर हो गया नेटो का। तो ये तो पुतिन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब एक ही इश्यू है जो यूरोपियन लीडर से डिस्कस कर रहे हैं कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी का किस तरह मुहैया करवाई जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो टेरिटरी है उसको लेके मुझे लगता है जेलेंस्की को कन्विंस कर देंगे। तो सुरक्षा वाला मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है योगेंद्र जी। जी योगेंद्र जी। जी, तो चलिए मूल बात यही है कि अभी भी एक पहेली बनी हुई, लेकिन पहेली नहीं, मैं तो जैसे अभी गुप्ता साहब ने कहा और आप भी कह रहे हैं कि एक अच्छी रणनीति का हिस्सा मान सकते हैं कि खामोशी कायम है, और ट्रंप साहब से सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए नपे तुले शब्द बोलते हैं पुतिन, वो अभी भी कायम है और नो कमेंट्स करके निकल गए। बाकायदा रेस्पेक्ट के साथ में ट्रंप उन्हें छोड़ने भी जा रहे हैं और रिसीव भी किया। मैं अर्चना जी आपके पास में आना चाहूंगा। इस बैठक पे सभी की निगाहें टिकी हुई थी और अभी भी लगता है कि जेलेंस्की जब निकल के जाएंगे, देखिए एक तो मोटिव साफ साफ इनका ये है कि ट्रंप का, वो कैसे भी अपनी नोबेल इमेज को कायम रखना चाहते हैं कि बिल्कुल मैंने नोबेल इमेज बनाई है, वो है नहीं है, तथाकथित भी कह सकते हैं उस इमेज को, बट वो चाहते हैं कि देखिए मेरी वजह से सीज फायर मैंने करवा दिया भारत पाकिस्तान के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको मैंने खत्म कराया, और भी वो चाहते हैं इसी तरह से। तो अभी आपको लगता है कि ट्रंप इस मोटिव, क्योंकि मोटिव ही नहीं है, उन पे प्रेशर भी है, क्योंकि उन्होंने एक अपना कमिटमेंट था वहां के यूएस की जनता के साथ में इलेक्शन से पहले 24 घंटे में इस युद्ध को मैं रुकवा दूंगा,
तो एक प्रेशर, जी। अंडर प्रेशर है ट्रम्प खुद भी। बिल्कुल, जो अभी जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं कि एक चीज तो बिल्कुल ये सामने आ चुकी है कि ट्रम्प अंडर प्रेशर है, क्योंकि अगर हम लोग पिछले उनका 1-1.5 साल का टेन्योर देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी कहीं ना कहीं वहां के कोर्ट ने कुछ चीजों पर उनकी लगाम लगाई है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो चीजें बोली थी वो दूसरे देशों ने उसको उस पर नकारा वो किया है, ऑब्जेक्शन उठाया है। जैसे कि कई बार उन्होंने बोला कि भाई इंडिया पाकिस्तान हमने रुकवाया है ना, ये ट्रम्प ने अपना क्रेडिट लेना चाहा, लेकिन बहुत बार हमारे यहाँ के जो ऑफिशियल्स थे वो बोल चुके हैं कि नहीं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह से यानी उनका ये भी कहना था कि भाई रशिया और ये इसका यूक्रेन वॉर को मैं 24 घंटे में वो करवा दूंगा, लेकिन अभी तक वो वॉर रुकने का कुछ भी ऐसा चीज आई नहीं है सामने। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प का एक फेलियर वाला ऑब्जेक्ट भी सामने आ रहा है, और दूसरा उनका एक डेस्परेट फेस कि नोबल चाहिए मुझको, जो वो खुद बार बार बोल चुके हैं और जिसके लिए वो प्रयासरत भी है, वो भी चीजें दिख रही हैं। अब जेलेंस्की के साथ उनकी मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम जो उनकी मीटिंग थी उसमें जो जेलेंस्की और उनके जो क्लिप्स आए थे सामने, वो बिल्कुल सामने थे कि किस तरह से वो जेलेंस्की को बार बार बोल रहे थे कि यू आर पुटिंग वर्ल्ड इनटू वॉर, है ना, वर्ल्ड वॉर 3 में आप भेज रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड। तो जेलेंस्की को कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पर रोका था। अब आज क्या होता है इस चीज में ये देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, एक चीज और समझ में आ रही है कि जो सर ने भी बोला कि कहीं ना कहीं इंडिया को अमेरिका अब बहुत बड़ा थ्रेट समझने लगा है। कारण यह है कि चाइना जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। चाइना का ग्रोथ, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना हर तरह से बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंडिया भी उसी लीग को ज्वाइन कर लेगा, और रशिया और चाइना के लिंक्स आर वेरी स्ट्रांग, दिस इज अ वेल नोन फैक्ट, तो कहीं ना कहीं अब ये उनको लगता है कि एक अलग से ये रणनीति ना बन जाए, एक कहते हैं ना ट्राई पार्टी टाइप्स, वो एक सुपर पावर ना बन जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया को चेक करने के लिए ट्रम्प के टैरिफ्स आए हैं, लेकिन टैरिफ्स पे भी अभी क्लैरिटी नहीं है। जो टॉक्स होने थे अभी, वो भी अभी पोस्टपोन हो गए हैं। तो बहुत सारी चीजें, यानी अगर हम लोग अलग अलग देखें, पैरेलल अलग अलग इक्वेशंस है, और अलग अलग इक्वेशंस को एनालाइज कर कर ये चीज समझ में आ रही है कि ट्रम्प इज अंडर प्रेशर। टैरिफ्स लगाने के बाद भी प्रेशर में है, पुतिन से टॉक के बाद भी प्रेशर में है। अब जेलेंस्की के साथ उनकी कैसे क्या मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि नेटो इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हैज टू बी डिस्कस्ड देयर। तो वो वाली चीजें सामने आकर चीजें क्लियर हो पाएंगी कि यूएस किस डायमेंशन में जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो चीजें सामने आ रही है, ट्रम्प अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स अभी तक आ नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज एक और सामने आ रही है कि एशिया में कहीं ना कहीं ट्रम्प एज अ बिजनेसमैन भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो ब्रांड बिजनेस जो अपनी वो कर रहे हैं, जिस तरह से उनका पाकिस्तान के साथ वो चल रही है चीजें, वो भी एक अलग, इसको भी एक अलग इक्वेशन है, उसको भी अलग हटके एनालाइज करना पड़ेगा अगर हम लोग पूरा जियो पॉलिटिक्स देखकर समझना चाह रहे हैं तो यानी ये सारी हर हर पहलू का अपना अलग एनालिसिस है। तो हाँ, और ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, ट्रम्प अलग अलग पत्ते, अलग अलग कार्ड्स खेल रहे हैं, और अलग अलग कार्ड्स का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो देखना होगा। ये आज की मीटिंग के बाद और एक कंक्लूडिंग फैक्टर सामने आएगा कि ये कितना सक्सेसफुल हुआ है और इसके पीछे की राजनीति क्या है। जी, मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा, जैसे मेरा अर्चना जी से भी सवाल था। चलिए, लेकिन एक तो चीज मैं मानूंगा कि पुतिन को मीटिंग के लिए तैयार करना और उनको वहां तक बुलाना, एक मैं सफलता मानता हूं ट्रम्प की, कि उन्होंने तैयार किया और टेबल टॉक से ही चीजें निपट सकती हैं, हो सकती हैं। क्या ट्रम्प अंडर प्रेशर भी हैं, ये कहा जा सकता है गुप्ता साहब? ट्रम्प अंडर प्रेशर है, 3-4 कारण है उसके। पहला तो उन्होंने प्री इलेक्शन कैंपेन में ये कमिटमेंट दिया था कि इस वार को मैं खत्म करवा दूंगा। सेकंड, अमेरिका और यूरोप दोनों ही इनफाइनाइटली इसको फंड नहीं कर सकते। अब वो बार बार कहते हैं कि हमने 328 या 385 अरब डॉलर उनको दिए हैं, बिलियन डॉलर्स, वो अमाउंट डिफर करता है बार बार जब भी वो कहते हैं, बट द अमाउंट इज वेरी लार्ज, जो भी काफी बड़ा अमाउंट है, और अमेरिका उसको और अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि अब यूरोपियन लोग हमारे से हथियार खरीदें और वो उनको सप्लाई करें अगर उनको जरूरत है तो। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जैसे वो नोबेल प्राइज का जो इश्यू आ रहा है, हमारे करोड़ी सिंह जी ने भी और अर्चना जी ने बताया कि उनका एक मेरे ख्याल से ध्येय बन चुका है कि मेरे को नोबेल प्राइज लेना ही है, और उसको लेने के लिए वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा कर सकता है उस प्राइज को उसको फेवर में लाने के लिए, वो यही वार है।
तो वो कोशिश करेंगे कि ये इसको जीता किसी भी तरह से ले ले। लेकिन इसमें एक जियोपॉलिटिकल इश्यू मैं जरूर आपको मेंशन करना चाहूंगा। इसमें ट्रम्प का ये भी एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, करना चाहता है वो, कि किसी भी तरह से चाइना और रशिया को जो नजदीकियां हैं वो कम कर दी जाए, और रशिया जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के क्लोजर आए, उसके अंदर वो ग्रेको रोमन क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का जो एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है, उस कनेक्शन को वो वापस लाना चाहते हैं। और उसमें मैं उसको बुरा भी नहीं समझता, लेकिन किस हद तक वो संभव होगा, वो जब भी संभव होगा जब अमेरिका में एंटी रशियन जो लोग हैं वो थोड़े माइल्ड बनेंगे, क्योंकि अमेरिका में एंटी रशियन बहुत जबरदस्त ट्रेंड है। इवन रिपब्लिकन्स भी बहुत ज्यादा एंटी रशियन है, तो उसको वो कहाँ तक कंट्रोल कर पाते हैं ये बड़ा मुश्किल काम है, और इसीलिए वो ये सब एफर्ट कर रहे हैं। तो लेट अस सी कि कुछ पॉजिटिव आएगा इसमें। उनके कंस्ट्रेंट हैं और उनको कुछ सफलता, मैं मानता हूं कि उन्होंने जो एफर्ट किया है वो प्रेजवर्दी है, उसको हमें सबको ये कहना चाहिए कि उनका एफर्ट अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए भी अगर युद्ध रुकेगा तो भारत के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आएगी। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि युद्ध किसी भी स्थिति का एक निर्णायक वो नहीं है कि बिल्कुल उससे सॉल्यूशन निकल। आखिर में युद्ध में भी जब तबाही हो जाती है उसके बाद भी चर्चा एक रास्ता होता है, और जिस तरह की जनहानि और तबाही के मंजर वहां देखने को मिल रहे हैं, आत्मा सभी के अंदर होती हो, चाहे रशियन हो, चाहे भारतीय हो, चाहे यूक्रेन के हो, चाहे यूएस के लोग हो। वहां क्या जनमानस जो जब पिक्चरें देखते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रेशर ये भी है कि आपने किया क्या। इस तरह के जनसंहार, बच्चे बिलखते हुए नजर आते हैं, किसी के हाथ नहीं है, बिना एनीस्थीसिया के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम 21वीं सदी और माना जा रहा है कि 20 लाख लोग मारे जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से वो गूंज केवल यूक्रेन की तकलीफ नहीं है, दुनिया के अंदर इंसानियत आज भी कायम है, और लोग मान के चलते हैं। जो कंट्रीज के प्रमुख हैं वो लोग उनके अपने एक डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स से अलग टाइप की हो सकती है कि भाई हमारी कुछ लिमिट्स हैं, लेकिन जनमानस किसी भी मुल्क का वो एक कतई बर्दाश्त नहीं करता है। कितनी लाशें देखना कोई किसी की आंखें नहीं चाहती हैं, वो ना पुतिन देखना चाहेंगे, ना ट्रम्प देखना चाहेंगे, और जेलेंस्की भी अपनी जीते जी नहीं देखना चाहेंगे कि मेरे कंट्री के 20 लाख दोनों के मिला करके कौन चाहता है कि मौत का मंजर किसी को दिखाई दे। लेकिन आखिर वही मुझे लगता है कि आत्मा कहीं ना कहीं जागृत होती है, वो टेबल टॉक पे लेके आती है। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस बैठक के बाद क्या युद्ध रुक पाएगा, या उसके लिए कुछ समय सीमा होगी। जेलेंस्की के लिए, जैसे अभी आपने भी कहा और करोड़ी सिंह जी ने भी कहा, कि अब उन्हें समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो सब चीजें तबाह हो चुकी हैं उनके पास में, और सिक्योरिटी की गारंटी और सब चीजें नेगोशिएबल हैं। वो मुझे लगता है कि सब चीजों पर वैसे बातें आएंगी। तो इस पूरी बैठक का एक मजमून तो ये मान के चलना चाहिए कि ट्रम्प खुद भी एक अंडर प्रेशर हैं, और इसी वजह से वो जहां रास्ते दिखते हैं ध्यान भटकाने के लिए, किसी पे कभी टैरिफ लगा रहे हैं, किसी को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब चीजों का निष्कर्ष तो तभी निकलेगा जब ये युद्ध एक बार रुकने की पोजीशन में आएगा। खैर, इस बैठक के नतीजों पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।